गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चला हुआ है राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप डेली देख भी रहे होगे आप ऑनलाइन, जो आपके पास आपके होमवर्क में लिंक सेंड किया जाता है। अब अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को साथ में रखें, हर बार यही बताया जाता है, और ईयरफोन का भी यूज करें। और एनसीईआरटी की बुक को साथ में रखकर ही अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये चैप्टर जो हमें अच्छे से रीड हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद ये इसकी लास्ट वीडियो है। हाँ जी, इस वीडियो के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा हमारा। देखते हैं जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट आगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? राज्य के जो स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या हैं? द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन न्यू दैट इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज गोइंग टू फेस मैनी चैलेंज। संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहता है कि संविधान के जितने भी निर्माता थे उनको पता था कि भारत को बहुत सारे चैलेंज चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। Foremost among these was the challenge to bring about equality and well-being of all citizens। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना भी सबसे बड़ी चुनौती थी। They also thought that certain policy direction was required for handling these problems। उन लोगों ने ये सोचा कि इन समस्या को हल करने के लिए कुछ नीति निर्देश भी देना जरूरी होगा। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट वांट फ्यूचर गवर्नमेंट टू बी बाउंड बाय सर्टेन पॉलिसी डिसीजन। लेकिन इसके साथ ही वे इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। Therefore, some guidelines were incorporated in the Constitution, but they were not made legal enforceable। संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। This means that if a government did not implement a particular guideline, we cannot go to the court asking the court of instruct the government to implement in the policy। उसने क्या कहा कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू करने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। वो कहते कि इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि जो इसलिए द गाइडलाइंस these guidelines are non-justiciable, that is a part of the constitution that cannot be for the judiciary। क्यों कहा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह योग्य नहीं है? इट मीन्स कहता है कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि संविधान का एक हिस्सा जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता था। Those who framed our constitution thought the moral force behind these guidelines would ensure that the government would take them seriously। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी और सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से भी लेगी। Besides, they accepted that the people would also hold the government responsible for implementation the directives। इसके अलावा वे समझते थे कि जनता उन्हें
लागू करने की जिम्मेदारी भी भावी सरकार पर ही डालेगी। सो अतः ए सेपरेट लिस्ट ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उस संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची बनाई गई। द लिस्ट ऑफ दीज गाइडलाइंस इज कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। निर्देशों को उसी सूची को राज्य के निर्देशित तत्व भी कहा जाता है। आगे है why do the directive principle contain, why do the directive principle contain क्या है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है। द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिस्ट मेनली 3 थिंग्स। नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 बातें प्रमुख हैं। द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज ए सोसाइटी शुड एडोप्ट, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। सर्टेन राइट्स द इंडिविजुअल शुड एंजॉय पार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स एंड, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। और सर्टेन पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट शुड अडोप्ट, और वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार भी करना चाहिए। यू मे गेट सम आइडिया of the vision of makers our constitution by looking at some of the directive principles shown below। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का भी आभास होगा। देखते हैं। The government from time to time try to give effect to some directive principle of state policy। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का भी प्रयास किया। They passed several Jimidari abolition bills, nationalist banks, enacted a number of factory laws, fixed a minimum wages, cottage and small industries were promoted and provisions for a preservation for the uplift of the scheduled caste and scheduled tribes were made। अनेक जिम्मेदारों ने कानून, जिम्मेदारी एबुलेशन बिल, नेशनलिज्म, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्रियां अधिनियम, मजदूरी निर्माण, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, जो अनुसूचित जाति थी और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, इन प्रयासों को भी दिखाते हैं। सच एफर्ट्स टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूडिंग द राइट ऑफ एजुकेशन, फॉर्मेशन और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री, पार्शियल राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एंड द मिड डे मील स्कीम एटसेट्रा। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन या मिड डे मील की योजना भी इसमें सम्मिलित की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स क्या हैं? जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं उसके बारे में बताया जाता है। In 1976, the 42 amendment to the Constitution was passed। वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। Among other things, the amendment inserted a list of fundamental duties of citizens। इस संशोधन में संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की भी एक सूची का समावेश किया गया। इन ऑल द 10 ड्यूटीज वर एनुमरेटेड, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनीथिंग अबाउट एनफोर्सिंग दीज ड्यूटीज। लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में जो संविधान है वो अभी तक मौन है। एज सिटीजन वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड our country, promote harmony among all citizens, protect the environment। नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा भी करनी चाहिए और सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। However, it must be noted that our constitution does not make the enjoyment of right dependent और ए कंडीशनल अपॉन ए फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज। परंतु यहाँ ध्यान देने यह भी बात है कि संविधान
मौलिक कर्तव्य के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्तों पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इन दिस सेंस द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। इसी दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से भी हमारे मौलिक अधिकारों पर बहुत अधिक भी असर पड़ता है। आगे है चेक यूर प्रोग्रेस। देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचे और क्या समझा। इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर अबाउट 3 मिलियन अर्बन होमलेस इन इंडिया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भारत में लगभग 3 मिलियन का मतलब क्या है बेटा पता है? 30 लाख लोग जो शहरों में बेघर हैं। नाइट शेल्टर आर नॉट अवेलेबल फॉर मोर देन 5% ऑफ दिस पॉपुलेशन। इनमें से 5% लोगों के लिए रात में सोने की भी जगह नहीं है। Hundreds of these old sick homeless people are killed by cold waving during a winter। इनमें से सैकड़ों बूढ़े और बीमार बेघर लोग जाड़े में शीतलहर से भी मृत्यु हो जाती है। They cannot have a ration and voting cards in the absence of any proof of residence। उन्हें निवास का प्रमाण न दे पाने के कारण भी राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र नहीं मिल पाते। Without these documents, they also cannot avail government help in needy patients। इसके अभाव में उन्हें ज़रूरतमंद मरीजों के रूप में सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती। A large number of these homeless people of casual works who earn very low wages। इनमें से एक बहुत बड़ी संख्या के लोग दिहाड़ी मजदूर करते हैं जिन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। They travel to the city in search of work from different parts of the country। वे मजदूरी की तलाश में देश के भिन्न हिस्सों और शहरों में भी जाते हैं। Use these facts to write a petition of the Supreme Court of India under the right to constitutional remedies। आप इन तथ्यों के आधार पर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर करेंगे। Your petition and your patent should be mentioned। अपनी याचिका में निम्न 2 बातों का उल्लेख होना चाहिए। पहला कहता है What fundamental rights are being denied to the homeless in their everyday life। इन बेघर लोगों के कौन कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। कहते हैं कि जो ये बेघर लोग हैं ये पता होना चाहिए इनके कौन कौन से मौलिक अधिकार है जिसका उल्लंघन हो रहा है। What kind of order would you request to Supreme Court to issue। वो कहता है What kind of order would you request the Supreme Court to issue। कि अब सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार का आदेश देने की प्रार्थना करेंगे। अब उसने पूछा था कि चेक योर प्रोग्रेस कि हमने क्या समझा क्या नहीं समझा। और उसने बताया कि लगभग आज के समय में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं 30 लाख के आसपास जो अपने घरों से बेघर हैं, जिनके पास अपना राशन कार्ड है नहीं है ना वोटिंग कार्ड है, जिसके कारण जितनी भी सरकारी नीड्स फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी उनसे वो वंचित रह जाते हैं। और जहाँ मजदूरी करते हैं उनको मजदूरी भी बहुत कम मिलती है, जैसा आपने इसमें देखा है। आगे जो पढ़ते हैं हम देखते हैं आगे क्या है बेटा टॉपिक हमारा। आगे जो टॉपिक है ये बताता है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आपको पता है जो ये हम पार्ट बना रहे हैं जो चला हुआ है ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। आपको मतलब इसके साथ हमारा ये राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध। इट इज पॉसिबल टू सी बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज
कंपलमेंट्री टू ईच अदर। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक रूप में देखा जा सकता है। फंडामेंटल राइट रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स वाइल डायरेक्टिव। वो कहता है कि जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वही कहता है प्रिंसिपल एक्सोर्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स। वही नीति निर्देशक तत्व उनके कुछ कार्यों को प्रेरणा करने की प्रेरणा भी देते हैं। फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल while directive principle ensure the well-being of the entire society। मौलिक अधिकार कुछ खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों की संरक्षित भी करता है। However, at the times when government intends to implement directive principle of state policy, it can come in conflict with the fundamental rights of citizens। पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करता है। किसकी? पूरे समाज के हित की बात करता है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, जो सरकार के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लागू करने का भी प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। दिस प्रॉब्लम अरोज when the government sought to pass law to the abolish जमींदारी सिस्टम। यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। These measures were opposed on the ground that they violate right property। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। However, keeping in mind the social needs that are greater than the individual interest, the government amended the constitution to give effect to the directive principle of state policy। लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर हैं और सरकार के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन भी हो सकता है। दिस लेड टू ए लॉन्ग लीगल बैटल। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी टुक ए डिफरेंट पोजीशन। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी अपनाया। द गवर्नमेंट क्लेम द राइट कैन बी एब्राइड फॉर द गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दिस आर्ग्यूमेंट अस्यूम दैट द राइट्स वर ए हिंड्रेंस टू वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार सबसे बड़ी समस्या है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में क्या है, दूसरी ओर देखें, द कोर्ट हैल्ड द व्यू दैट द फंडामेंटल राइट्स वर सो इम्पोर्टेंट एंड सेक्रेड दैट दे कैन नॉट बी लिमिटेड एवन फॉर पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटिव डायरेक्टिंग प्रिंसिपल। दूसरी ओर न्यायालय की यह मानता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। उसके पीछे के चित्र में क्या दिखाते हैं वो देखते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं अर्थात नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका क्या गोल था, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले था कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, कि लोगों का कल्याण करें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, और राजनीतिक न्याय के रूप से। क्यों? रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, इक्विटेबल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। इससे क्या होगा? जीवन का स्तर है जो ऊंचा उठाना है, संसाधनों का समान वितरण करना है। मेन गोल्स क्या था? जो जीवन की लाइफ है उसको ऊपर उठाना है और जो जितने रिसोर्सेज हैं उनको समान डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस और अंतर्राष्ट्रीय शांति को भी बढ़ावा देना है। नॉन जस्टिकेबल राइट्स, ऐसे अधिकार जिन्हें न्यायालय में भी दावा नहीं किया जा सकता। क्या है? एडक्वेट लाइवहुड, पर्याप्त जीवन यापन,
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन, महिला और पुरुषों को समान काम और समान मजदूरी, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू वर्क, काम का अधिकार, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा। इसकी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो पॉलिसीज थी क्या है, नीतियां क्या थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, प्रोविजन ऑफ द कंजप्शन ऑफ एल्कोहलिंग लिक्वर, मद्यपान निषेध, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, प्रिवेंशन ऑफ ए स्लैटर ऑफ द यूजफुल कैटल, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, प्रमोशन ऑफ द विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन देना। उसके बाद है हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टी टू राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी कह सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी का अर्थ क्या है, संपत्ति का अधिकार है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स थे हमारे स्टार्टिंग में 7 थे, उसमें से जो 7 फंडामेंटल राइट्स है उसको एबॉलिश कर दिया गया था। कब किया था बेटा, 1973, पहले ही बताया था। अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखता है। इसमें लिखता है राइट टू प्रॉपर्टी, बिहाइंड द कंट्रोवर्सी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल देयर वाज वन इंपॉर्टेंट रीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल, देयर वाज ए फंडामेंटल राइट टू एक्वायर, पोसेस एंड द मेंटेन प्रॉपर्टी। कहते हैं बिहाइंड द कंट्रोवर्सी अबाउट द रिलेशनशिप, कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंध पर उठे विवाद के पीछे देयर वाज ए वन इंपॉर्टेंट रीजन, उसके पीछे एक मुख्य कारण है। क्या है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली, कि मूल संविधान में संपत्ति है जो अर्जन, देयर वाज ए फंडामेंटल राइट टू एक्वायर द पोसेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी, कि मूल संविधान में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था। बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर, परंतु संविधान में यह क्लियर कहा गया है दैट प्रॉपर्टी कुड बी टेकन अवे बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक वेलफेयर। क्या कहता है कि संविधान में यह कहा गया है कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। क्या कहा गया कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते। सिंस 1950 1950 में ऐसा हुआ, गवर्नमेंट मेड मैनी ए लॉ दैट ए लिमिटेड दिस राइट टू प्रॉपर्टी। 1950 में ही सरकार ने ऐसे अनेक कानून बनाए जिसमें संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिस राइट वाज एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग डिबेट ओवर द रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मौलिक अधिकारों के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के में केंद्र में यही अधिकार था। फाइनली आखिरकार क्या हुआ, 1973 द सुप्रीम कोर्ट गेव ए डिसीजन दैट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर, वही बात बताई, देखो जो पहले बताई थी कि 1973 में आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना। और क्या कहा, एंड देयरफॉर पार्लियामेंट हैड ए पावर टू एब्राइज दिस राइट बाय एन अमेंडमेंट इन 1907 अमेंडमेंट। क्या कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करने के लिए इसे प्रतिबंध करने का अधिकार है। 1978 44 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड इनटू ए सिंपल लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 300A। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानून अधिकार बना दिया गया। व्हाट डिफरेंस डू यू थिंक दिस चेंज ऑफ स्टेटस मेक्स टू द राइट ऑफ प्रॉपर्टी? आपकी राय में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाने में क्या फर्क पड़ता है? दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड डिबेट, इसमें एक और जटिल विवाद ने जन्म लिया। दिस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान के संशोधन से संबंधित था। द गवर्नमेंट वाज सेइंग दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
कि सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। द कोर्ट वॉज सेइंग दैट पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एन अमेंडमेंट दैट वायलेट फंडामेंटल राइट्स, कि संसद में न्यायपालिका का कहना है कि संसद में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। This controversy was settled by an important decision of Supreme Court in केशवानंद भारती केस। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में समाप्त हो गया। In the case, the court said that there are a certain basic features of the constitution and these cannot be changed by the parliament। इसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा संविधान की कुछ मूल ढांचागत विशेषताएं हैं। We shall discuss this in greater detail in chapter 9, the constitution as a living documents। और संसद उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी। इसे हम जो हमारा 9 चैप्टर है संविधान एक जीवन दस्तावेज में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके साथ में एक पेपर में कटिंग दिखाई गई है, लिखा है दलित फैमिली फाइनली गेट्स सम रिस्पाइट फ्रॉम ए कोर्ट, कि और क्या लिखा है कि दलित फैमिली के साथ गेट सम रिस्पाइट थे, कोर्ट में इशू थे। उसके बाद क्या बताया इसने, उस समय भी जो पेपर प्रिंट होता था ये पेपर दिखाया गया है आपके पास, और इसमें सारे के सारे इंसिडेंट दिखाए हैं, बाल विवाह दिखाया है, चाइल्ड मैरिज दिखाई है, और इसी आगे है जो इस चैप्टर का कंक्लूजन है उसको पढ़ते हैं। इसमें कंक्लूजन क्या कहता है, चेक योर प्रोग्रेस तो पता ही है आपको, कंक्लूजन ये आ गया। कंक्लूजन कहता है, इसका निष्कर्ष क्या निकला, इन द राइटिंग ऑफ द ज्योतिराव फुले, सुना है सभी ने, 1827 to 90, a radical social reformer for the Maharashtra, we find one of the earliest expression of the view that rights include both freedom and equality। महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिराव फुले की रचनाओं से हमें सर्वप्रथम यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित हैं। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट दिस आइडिया ऑफ राइट वाज फर्दर शार्पनेड एंड एक्सपेंडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन राइट, कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार और स्पष्ट हुआ कि इसमें संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। Our constitution reflected this long tradition and listed the fundamental rights। हमारे संविधान में इस लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में देखा जा सकता है। 1950 the judiciary has a function as an important protector of rights। 1950 में क्या हुआ, 1915 द जुडिशरी, कि 1950 में न्यायपालिका ने अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षण की एक भूमिका भी निभाई। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हैव एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट्स इन मैनी रिस्पेक्ट्स। न्यायिक व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया। दिस गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर द कंट्री फंक्शन विद दिस ओवरऑल फ्रेमवर्क। हमारी सरकार और प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य से में काम करते हैं। राइट इन्फोर्स लिमिटेशन ऑन द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एंश्योर द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अधिकार सरकार के कार्यों की सीमा तय करते हैं और देश में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को भी सुनिश्चित करते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। आपकी लगभग हमने +1 की छुट्टियों में 20 के आसपास 1920 या 21 के आसपास जो वीडियो डाल लिया उसको ध्यान से देखें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।